हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीपीओ 2022 के 9 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एसएससी सीपीओ में जीए के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड डैश। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक टर्म है जीडीपी। फ्रेंड्स जीडीपी होता क्या है, जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ग्रॉस मतलब हुआ कुल, टोटल हुआ। डोमेस्टिक हुआ मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स डोमेस्टिक का मतलब हुआ कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया है, इंडिया में जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर टोटल और प्रोडक्ट तो समझते हैं फ्रेंड्स, कोई भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब होगा। टोटल जो प्रोडक्शन होता है किसी कंट्री में बाउंड्री के अंदर, जितना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है एक साल में जो होता है, उसी को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? उस कंट्री का हम जीडीपी बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कोई डिफिनिट टाइम में किसी कंट्री में टोटल फाइनल एंड गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन जो होगा, तो उस कंट्री का हम उस कंट्री में जितना फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड हुआ उस टाइम में, कोई डेफिनेट टाइम में, तो उसको हम टोटल कहेंगे कि वो जो है उस कंट्री का जीडीपी है। तो जीडीपी फ्रेंड्स समझ गए। जीडीपी फ्रेंड्स ये 3 चीज़ पर बेस्ड होता है। कोई भी कंट्री में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है फ्रेंड्स? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है। प्राइमरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी में क्या आता है फ्रेंड्स? सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और थर्ड में क्या आता है? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर, इसको कहते हैं। मीन्स सर्विस जो प्रोवाइड करें। तो किसी भी कंट्री में जीडीपी जो होता है फ्रेंड्स वो तीनों सेक्टर पे बेस्ड होता है। मतलब प्राइमरी भी बेस्ड होता है। अगर फ्रेंड्स किसी कंट्री में प्रोडक्शन होगा तो वो तीनों सेक्टर को होता है। हम जानते हैं एग्रीकल्चर, जैसे इंडिया है, हमारा कंट्री इंडिया है, इसमें एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रीकल्चर भी है। उसके बाद इंडस्ट्री भी है फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट हुआ उसको बाद में इंडस्ट्री में ले गए, यहाँ पे फिर उसको तैयार किए और फिर इसको सर्विस मतलब ट्रांसपोर्ट करके इसको फिर हम पहुँचा दिए। तो हमारे कंट्री में तीनों है, हर कंट्री में फ्रेंड्स तीनों सेक्टर होता है। तो जीडीपी जो होता है फ्रेंड्स प्राइमरी भी बेस्ड होता है, सेकेंडरी भी बेस्ड होता है और टर्शरी भी बेस्ड होता है। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक टर्म है जीडीपी। जीडीपी फ्रेंड्स 2 टाइप का होता है, एक नॉमिनल हुआ, एक रियल हुआ। नॉमिनल जीडीपी किसको बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। और एक टर्म क्या है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या हुआ? जिसमें सिर्फ क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो, इंक्रीज इन क्वांटिटी, ओनली। जिसमें सिर्फ क्वांटिटी में इंक्रीज हो जिस जीडीपी में, उस जीडीपी को कहेंगे हम रियल जीडीपी। और जिस जीडीपी में इंक्रीज इन क्वांटिटी एज वेल एज इंक्रीज इन क्वांटिटी एज वेल एज
इंक्रीज इन प्राइस, ओनली प्राइस लिख देते हैं। इसका मतलब ये समझ लेना है जिसमें प्राइस भी बढ़े और जिस जीडीपी में प्राइस भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़े उस जीडीपी को कहेंगे हम नॉमिनल जीडीपी, और जिस जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी बढ़े उसको हम क्या कहेंगे, रियल जीडीपी। तो इस दोनों का रेशियो मतलब नॉमिनल जीडीपी, क्वेश्चन में ये पूछा गया था नॉमिनल जो जीडीपी होगा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, तो इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, तो इसका रेशियो को फ्रेंड्स हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, तो कौन सा ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट नहीं है। हमारे कंट्री इंडिया में फ्रेंड्स कितना टोटल ऑल इंडिया सर्विसेज है, अभी फ्रेंड्स टोटल हमारे कंट्री इंडिया में 24 ऑल इंडिया सर्विस है फ्रेंड्स, 24। तो इसमें फ्रेंड्स जो फेमस ज़्यादा है उसका फ्रेंड्स हम नाम लेते हैं। एक है हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक है इंडियन पुलिस सर्विस, एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको फ्रेंड्स IFS बोलते हैं, और इसको IPS बोलते हैं, और इसको IS बोलते हैं। और एक होता है IRS, IRS किसको बोलते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस को। एक होता है हमारा RPF, RPF किसको बोलते हैं, R स्टैंड्स फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ। उसके बाद एक होता है IRTS, इसका मतलब हुआ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। और एक होता है फ्रेंड्स ITS, इसको हम बोलते हैं ITS, इसको बोलते हैं हम इंडियन ट्रेड सर्विस। ये फ्रेंड्स ये आर्ट जो है ज़्यादा फेमस है, तो वैसे तो 24 है लेकिन ये आर्ट फ्रेंड्स ज़्यादा फेमस है। तो अब फ्रेंड्स हम इसमें क्या पूछा जा रहा था, कौन सा जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है पार्ट नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये इस लिस्ट में नहीं है, इस 24 के लिस्ट में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, Which gas is used by chemical leaveners such as baking powder and baking soda to lighten and aerate baked goods? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जान लेते हैं। बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, जैसे फ्रेंड्स बेकिंग सोडा ब से स्टार्ट हुआ मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हमको बोलना है, मतलब NaHCO3। ये क्या है, बेकिंग सोडा। ये ब से स्टार्ट हुआ है, बाइकार्बोनेट है, ब से स्टार्ट हुआ है बाइकार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा हो गया। एक होता है फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा, W फॉर वॉशिंग, S फॉर सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो ये होता है वॉशिंग सोडा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, कौन सा गैस जो है केमिकल लेवेनर्स द्वारा यूज किया जाता है सच एज बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा टू लाइटन एंड एरेट बेक्ड गुड्स, ताकि जो भी बेक्ड गुड्स है उसको उसमें लाइटन ला सके और एरेट कर सके। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा फ्रेंड्स, इस गैस का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट बात ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का
सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म को हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस बोलते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या बोलते हैं? तो ड्राई आइस बोलते हैं। एक इससे रिलेटेड फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्जाम में कि सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ऐसा है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा गैस है जो कि यूज किया जाता है बोतल में? किस बोतल में? तो वो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में यूज किया जाता है। मैं उस मतलब कोल्ड ड्रिंक के बोतल में कौन सा गैस भरा जाता है ताकि वो कोल्ड ड्रिंक जो है ख़राब ना हो और उसमें एक अच्छा सा जो है स्मेल रखे रहे, बरकरार रखे। तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस गैस का हम यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक जो बोतल जो होता है फ्रेंड्स, थम्सअप का, पेप्सी का, उसमें देखते होंगे कि कुछ गैस भरा हुआ रहता है। जैसे ही हमको देता है, कोई भी दुकानदार से लेते हैं तो उसमें जो है खोल के, ढक्कन खोल के उस गैस को बाहर निकाल, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर निकलता है फ्रेंड्स। ये गैस कोई और गैस नहीं, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इसमें एक गुड स्मेल देता है हमको कोल्ड ड्रिंक का बोतल। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैटर ऑफ डिस्क्रेशन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है किस पीएम की? ये है इंदिरा कुमार गुजराल की। तो ये पीएम थे हमारे कंट्री के, तो इन्होंने ही लिखा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। और फ्रेंड्स हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनसे रिलेटेड इनका फ्रेंड्स एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? मतलब खुद मेरा स्वयं की कहानी, स्वयं के जीवन कथा स्वयं के द्वारा लिखना, तो इसी को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी जीवन कथा को जो है एक पुस्तक में इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है। तो उनका उस पुस्तक का नाम क्या है ये हमको बताना है फ्रेंड्स। उस पुस्तक का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी। ये फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एन ऑटोबायोग्राफी ये जो है किस हमारे कंट्री के किस पीएम का ऑटोबायोग्राफी है। तो एन ऑटोबायोग्राफी जैसे ही आएगा फ्रेंड हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है? इन अगस्त 1907 मैडम भीकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन डैश। तो भीकाजी कामा जो है ये 1907 में फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने फॉरेन सॉइल में, मतलब हमारा जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग जो है उसको फहराया था। तो किस कंट्री में? तो ये जर्मनी में ये फहराई थी ये तिरंगा। तो मैडम भीकाजी कामा ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये बॉम्बे से बिलोंग करती है। तो मैडम भीकाजी कामा का जन्म कब हुआ था? 1861 में जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु 1936 में हुई थी। तो ये बॉम्बे से बिलोंग करता है। ये फ्रेंड्स यही हमें याद रखना है, मैडम भीकाजी कामा किस जगह से बिलोंग करती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन को। इसमें क्या है? कार्बन डेटिंग मीन्स व्हाट? कार्बन डेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन डेटिंग हम जानते हैं, जितना भी हिस्टोरियन सब है तो वो भी क्या करते हैं वो फ्रेंड्स। कार्बन डेटिंग होता क्या है फ्रेंड्स? ये एक ऐसा मेथड है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है पुराना, वो कितना पुराना है, उसका कितना मतलब एज हो रहा है, इस टेक्निक के मतलब कार्बन डेटिंग मेथड से फ्रेंड्स उसका हम पता लगा सकते हैं। जैसा कि ये क्या है? एक मेथड है, ए मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन दैम। उस ऑब्जेक्ट पे कितना कार्बन है प्रेजेंट, उसके हेल्प से हम
उस ऑब्जेक्ट का कितना एज हुआ है ये हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बहमानी सल्तनत वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। बहमानी सल्तनत जो है इसका फाउंडर कौन थे? तो इसका फाउंडर जो थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये थे इसका फाउंडर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं बहमानी सल्तनत। बहमानी सल्तनत जो है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड 1347 टू 1527 तक था। ये एडी ही है, एडी। उसके बाद इसका बहमानी सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? बहमानी सल्तनत का लास्ट रूलर खलीमुल्ला शाह था, खाली मुल्ला शाह। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बनता है, इसका जो है कैपिटल कहाँ था? इसका कैपिटल पहले था गुलबर्ग और बाद में इसको बिडार कर दिया गया था, और बाद में इसको बिडार कर दिया गया था। और फ्रेंड्स बहमानी सल्तनत जो था ये इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम ऑफ द डेक्कन। मतलब इंडिया जो है फ्रेंड्स, इंडिया का डेक्कन वाला पार्ट में ये स्थित था बहमानी सल्तनत। और ये इंडिया का पहला, मतलब डेक्कन पार्ट का पहला ये मुस्लिम किंगडम था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, तो बहमानी सल्तनत में जो था किस रिलीजन के मतलब लोग रूल करते थे? तो इसमें थे सुन्नी इस्लाम, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम ऑफ डेक्कन, ऑफ, ये याद रखना, डेक्कन पार्ट का। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द नेशनल वाटरवे 96 पास। नेशनल वाटरवे 96 जो है किस स्टेट से पास करता है? ये जो है उड़ीसा से पास करता है। तो उड़ीसा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी फ्रेंड्स उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम हाई कोर्ट को जान लेते हैं। हाई कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, किस पार्ट में दिया गया है? ये है पार्ट 6 में हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। उसके बाद हाई कोर्ट का जो है फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट के नीचे होता है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे एससी मतलब हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी, जिसको हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फ्रेंड्स 2 कोर्ट होता है। एक कोर्ट को हम बोलते हैं सिविल कोर्ट, एक कोर्ट को बोलते हैं हम क्रिमिनल कोर्ट। एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। और फिर हम इसको समझते हैं ठीक तरीके से। तो ये हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सिविल कोर्ट में फ्रेंड्स हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इशू है, फैमिली से रिलेटेड इशू, इस सिविल कोर्ट में हम देखते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट में हम क्या देखते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में हम जो भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड केस को हम सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं पार्ट 5 में तो यूनियन गवर्नमेंट है
और पार्ट 6 में जो है स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का फ्रेंड्स कितना पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का भी 3 पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। हाईकोर्ट फ्रेंड्स किस कैटेगरी में आता है? हाईकोर्ट जो है फ्रेंड्स जुडिशियरी में आता है, एचसी जुडिशियरी में आता है। लेजिस्लेटिव टू मेक लॉ, ये लॉ बनाता है, ये कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव ये कानून को पास करता है, और जुडिशियरी दोनों को काम को देखता है, लेजिस्लेटिव का भी और एग्जीक्यूटिव का भी। ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम हाईकोर्ट के से रिलेटेड, हाईकोर्ट का फ्रेंड्स ऊपर कौन सा कोर्ट होता है? हाईकोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, एससी। अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितना हाईकोर्ट है? अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में इंडिया, हमारे कंट्री इंडिया में कितना हाई कोर्ट है? अभी प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। कितना है अभी? 25 हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल जो है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है पार्ट 6 में, वो पार्ट 6 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है? स्टेट गवर्नमेंट, इस आर्टिकल जो है फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद हाईकोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? हाईकोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल जो है आर्टिकल 214 से लेके 216 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हाईकोर्ट का जो जज होता है उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है? अपॉइंट कौन करता है? जज ऑफ हाई कोर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लगेगा कि जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको गवर्नर करता है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप जैसे जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ये यूनियन गवर्नमेंट में करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जज ऑफ हाई कोर्ट है, मतलब पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट में है, तो इसमें आपको प्रेसिडेंट के सिमिलर आपको लगता होगा गवर्नर है तो गवर्नर ही करता होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इस केस में मतलब जज, हाई कोर्ट का जो जज है फ्रेंड्स, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट ही करता है। फ्रेंड्स ऐसा जान लेना है, मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। और रिजाइनेशन फ्रेंड्स हाई कोर्ट का जो जज है ये किसको सौंपता है? रिजाइनेशन बाय जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज जो है रिजाइनेशन किसको सौंपता है? अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये भी फ्रेंड्स प्रेसिडेंट को ही देता है। लेकिन फ्रेंड्स ओथ जो है, एक चीज़ फ्रेंड्स ये याद रखना पड़ेगा, जो ओथ होता है, जो हाई कोर्ट के जो जज होता है उसको जो ओथ दिलाता है, ये कौन दिलाता है? ये फ्रेंड्स गवर्नर ही दिलाता है। ओथ टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो जज होता है इसको ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, ये याद रखना होगा। और बाकी दोनों में केस में प्रेसिडेंट आ जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट का जो जज होता है फ्रेंड्स, इसका रिटायरमेंट एज कितना होता है? हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज, ये क्या होता है? हाई कोर्ट का जो जज जो है वो 62 ईयर्स में रिटायर करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 साल के उम्र में रिटायर करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं, आपको लगेगा क्या कि हाई कोर्ट का जज है वो भी 65 में करता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है।
हाई कोर्ट का जज का 62 ईयर्स में रिटायर करते हैं, ये फ्रेंड हमको याद ही रखना पड़ेगा। ज़्यादा फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट का जो जज जो है कितना एज में रिटायर करता है। तो 62 फ्रेंड्स, 65 फ्रेंड्स सबसे पहले रहता है। तो ये हम अगर 65 फ्रेंड्स हम टिक कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, 62 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये है, हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको किस प्रोसेस के थ्रू उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट के जज का जो है रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल ऑफ HC जज, ये होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से। इम्पीचमेंट से हम हाई कोर्ट के जज को हम रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सैलरी जो होता है हाई कोर्ट का जज का, वो कहाँ से मिलता है, मतलब किस फंड से मिलता है। सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, ये जो मिलता है सैलरी हाई कोर्ट के जज को, ये मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, CFS से मिलता है। तो CFS का मतलब यहाँ हम लिखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। वहीं जैसा कि सैलरी इससे मिलता है, वही जो हाई कोर्ट का जो जज जो होता है फ्रेंड्स, उसको पेंशन किस फंड से मिलता है, पेंशन फॉर HC जज, हाई कोर्ट जज, ये किस फंड से मिलता है। हाई कोर्ट के जज का पेंशन जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, जिसको CFI बोलते हैं, कंसोलिडेटेड ओके फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाई कोर्ट का जो जज होता है कौन सा जो है रॉन्ग है। इट कैन डील विथ केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट से रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन होगा इसको कौन डील करेगा, हाई कोर्ट करेगा। ये फ्रेंड्स अभी हम देख लिए। इट कैन इशू वेरियस रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेशन होगा तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का इसमें अगर हम जा सकते हैं। अगर वायलेशन होगा तो हम फ्रेंड्स हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई दिक्कत होता है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ये अपील को जो है सुन सकता है जो कि लोअर कोर्ट से आता है। हाँ फ्रेंड, हम लोअर कोर्ट में देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट आता है और क्रिमिनल कोर्ट आता है। तो ये दोनों क्या हो गया, लोअर कोर्ट हुआ। दोनों का सुनवाई कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो ये भी राइट है, 1 भी राइट है, 3 भी राइट है, 4 भी राइट है। और 2 में ऐसा क्या है फ्रेंड्स, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फ्रेंड्स नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे सकता है हाई कोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में हमारा क्या है, Which of the following elements are included in the same group in the periodic table? तो जैसा कि ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, तो कौन सा जो है सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, नकली मतलब नकली एच मतलब यहाँ हाइड्रोजन रहता है, यहाँ लिथियम रहता है, यहाँ सोडियम रहता है, यहाँ पोटेशियम रहता है। तो ये फ्रेंड्स एक ही लाइन में है, तो इसको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल से कुछ जानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में एक लाइन ऐसा होता है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को फ्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल में होता है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को फ्रेंड्स हम
बोलते हैं पीरियड। और जो ऐसे लाइन होता है, ऐसे लाइन मतलब जो वर्टिकल लाइन होता है, जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं फ्रेंड वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितना पीरियड है? इसमें 7 पीरियड है। और ग्रुप कितना है? ग्रुप 18 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दिया गया है मोसले द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में एक लाइन होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं ग्रुप 0। जीरो ग्रुप सबसे लास्ट में होता है इस साइड। तो जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। ये फ्रेंड्स हमको याद रखना पड़ेगा। इनर्ट गैस बोलते हैं जीरो ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट को। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि कौन सा जो है सेम ग्रुप में है? तो नकली, ये याद रखना है फ्रेंड्स, फर्स्ट ग्रुप का है ये। मतलब नकली मतलब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ये सभी एक ही लाइन में, मतलब एक ही ग्रुप में वो दोनों रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट का काम जो होता है कौन करता है फ्रेंड्स? मैक्सिमम प्रेसिडेंट करता है। तो इसका भी राइट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो है किस आर्टिकल में चर्चा हुई है इसकी? इलेक्शन सी फॉर कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ, आई फॉर इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा हुई है? इस आर्टिकल, ये आर्टिकल है आर्टिकल 324। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस पार्ट में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये पार्ट 15 में आता है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस पार्ट में आता है? ये पार्ट 15 में आता है और आर्टिकल 324 है। ये भी फ्रेंड्स बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होता है, तो इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट करता है। ये किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 324 पार्ट 2, 324 का 2 में ये बात कही गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो यहाँ से टॉपिक आया है, प्रेसिडेंट किस गवर्नमेंट में आता है? यूनियन गवर्नमेंट में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट में आता है? ये फ्रेंड्स यूनियन गवर्नमेंट में आता है। यूनियन गवर्नमेंट में आता है। यूनियन गवर्नमेंट किस पार्ट में है? यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में है। और पार्ट 5 किस आर्टिकल में है? और पार्ट 5 जो है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। ओके, और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है हमारे? ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2022, मतलब अभी के टाइम में कौन है? ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है
प्रेजेंट टाइम में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। एक ये है। सेकंड है कि ये किस एडिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ये 25th नंबर का है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा है कि जो कि मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, कौन सा एक्वेटिक रहने वाला, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म। तो ये है अलगी। अलगी के फ्रेंड्स दो आएगा, एक आएगा साइनोबैक्टीरिया, एक हमारा आएगा ग्रीन अलगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th में क्या है, ऑल चेंजेस इन द वेदर ऑफ द अर्थ आर काउज्ड बाय द डैश। ये फ्रेंड्स नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जितना भी वेदर में चेंजेस आता है। यहाँ पर हम वेदर को समझ लेते हैं। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर और क्लाइमेट, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 मंथ 2 मंथ्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब आज जो है अभी कितना टेम्परेचर है, कितना मॉइस्चर है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना प्रेसिपिटेशन, तो सारा चीज़ को अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम वेदर कैटेगरी में डालेंगे। अगर 1 मंथ को अगर हम रखेंगे तो इसको हम क्लाइमेट के कैटेगरी में देंगे। तो ये सारा जो वेदर का जो चेंजेस होता है, मतलब मौसम में जो परिवर्तन होता है, इसका सबसे मेन जो कारण है वो क्या है फ्रेंड्स, सन है। मतलब सूरज के कारण ही हमारा मौसम में इतना बदलाव होता है। तो ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 14th क्वेश्चन है, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दिस इज नोन एज द डैश ऑफ द monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers। तो क्या है कि इसके अराइवल होते ही मतलब पहुंचते ही नॉर्मल जो रेनफॉल होता है वो तो नॉर्मल ही रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो इसको ही हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, मतलब मॉनसून का विस्फोट। मॉनसून का विस्फोट हुआ मतलब बारिश ज़्यादा होने वाली है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से इसको टिक करके बना सकते थे। अब हम डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर लेंस। कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस है। तो गोदावरी, गंगा, ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे तो राइट तो दिया हुआ है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो गंगा का साइज़ क्या है फ्रेंड्स, गंगा का साइज़ है 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर ये क्या हो गया, गंगा हो गया। गोदावरी का साइज़ क्या है, लेंथ क्या है, यह 1465 किलोमीटर। कृष्णा का क्या है 1400 किलोमीटर। उसके बाद यमुना का क्या है, यमुना का लेंथ है 1376 किलोमीटर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 16th क्वेश्चन को, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द डैश। जो भी रिजर्वेशन है मतलब लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए रिजर्व रखा है सीट। तो ये कौन सा किसके लिए रखा है, तो ये जो है शेड्यूल ट्राइब है जो कि घुमक्कड़ सब है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस इज सिमिलर टू आर्टिकल 21A। तो यहाँ फ्रेंड्स हम आर्टिकल 21A को जान लेते हैं और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो आर्टिकल पहले फ्रेंड्स हम आर्टिकल 21A को जान लेते हैं। आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21A में ये कहा गया है कि पेरेंट्स, जो भी गार्जियन है या फिर जो भी पेरेंट्स है, उसका अगर बच्चा 6 साल 6 to 14 ईयर्स के बीच में अगर उसका बच्चा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब गवर्नमेंट तो फ्री एजुकेशन दे ही रही है, तो उसको एजुकेशन देना है हर गार्जियन को। ये बात कही गई है आर्टिकल 21A में। और फ्रेंड्स हमारा जो है 21A है, ये तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है फ्रेंड्स, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये USA का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी फ्रेंड्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये USSR से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटी फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में है मतलब जिक्र किया गया है? इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 51A। तो टोटल 11 को है। तो आर्टिकल 51 में जैसे कि 11 को फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 51A हो गया। तो पहला हो गया A, ये पहला हो गया 51A, ये B हो गया। ऐसे करते करते 51A मतलब तीसरा जो हो गया वो C हो गया। ऐसे करके 51A के तक है। तो मतलब 11वां जो है वो ये है 51A के। तो इसमें क्या कहा गया है 51A के में? इसमें ये कहा गया है जो भी हमारे कंट्री में जो भी बच्चा है जिसका एज 6 to 14 ईयर्स है, 6 to 14 ईयर्स के बीच में लाइक कर रहा है, तो हर गार्जियन, हर पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है एजुकेट करे, मतलब उसको एजुकेशन दे। गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर ही रही है फ्री में, तो उसको एजुकेट करे, यह हर गार्जियन का कर्तव्य बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम जैसा कि जानते हैं टोटल 11 को है। अभी फ्रेंड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम देखते हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन ये है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? ये DPSP में आता है या फिर फंडामेंटल राइट्स में आता है या किस में आता है? ये फ्रेंड्स DPSP में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आता है? ये पार्ट 4A में आता है। ये हो गया। DPSP जो है फ्रेंड्स किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसको हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो कि 11 है। तो चलिए इसको देखते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम ये चीज़ डिस्कस कर लिए हैं कि ये पार्ट 4A में आता है और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल 51A में। तो 51A का ए में ये है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जो भी हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, इसको क्या करना है?
रिस्पेक्ट करना है। हमारा जो तिरंगा है और जो हमारा राष्ट्रगान है उस सब का हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। झंडा को इधर उधर नहीं फेंकना है, या अगर नीचे गिरा है तो उसको हमको नीचे नहीं रहने देना है, उसको हमको खड़ा करके रखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 51A-B में, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नोबल आइडियाज़ जो है उसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। थर्ड हमारा क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री में जितना भी है सबको क्या करना है, सबको एकता में रहना है, सबको एकता में रहना है और खुश रहना है। और अगर हमारे देश पे कोई संकट आ गया है तो हमें हमारे देश के लिए बचाव के लिए भी आगे खड़ा होकर के आना है, मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अगर बाद में फ्यूचर में हमारे देश पर कोई युद्ध जैसा सिचुएशन बन जाए तो हमें बढ़ चढ़ के आगे से हिस्सा लेना है। नेशनल सर्विस में टू प्रमोट हारमोनी, खुशहाली रखना है, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे का भावना रखना है, और भेदभाव नहीं करना है, रिलीजन को लेकर के भी भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद टू डिफेंड, ये तो हमने पढ़ लिया। कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना रखनी है, और रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें सब लैंग्वेज को जो है इज्जत देना है। उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारे कंट्री में हेरिटेज है, मतलब जो भी कल्चरल चीज़ है उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। और जो भी मोनूमेंट है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, लाइफ एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग। जो भी हमारे कंट्री में लेक है, रिवर है, उसको गंदा नहीं करना है, उसको जो है एकदम संभाल के रखना है। और टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। यहाँ फ्रेंड्स एक पॉइंट ये है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसका जो दीवार होता है उस पर कुछ गलत बातें लिख दिया जाता है या फिर दिल बना दिया जाता है जो दीवार पे होता है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, उस पर कुछ भी दिल नहीं बनाना है। गवर्नमेंट स्कूल के जो भी दीवार है या फिर कोई भी मोनूमेंट है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे लाल किला हुआ या फिर ताजमहल हुआ या फिर कोई अदर मोनूमेंट है पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका वॉल सब पे जो है, या फिर ट्रेन हुआ, ट्रेन भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही है। ट्रेन के जो मतलब वॉशरूम होता है उसका गेट में भी कुछ मतलब गलत बातें लिख दिया जाता है लोगों द्वारा, या उसके बल्ब को तोड़ दिया जाता है। तो वो बल्ब को तोड़ना नहीं है, उसका पंखा को भी तोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। तो हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसको सेव करके रखना है, तो उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है फ्रेंड्स। यही कहना है फंडामेंटल ड्यूटी का। जो भी सरकारी सामान है उसको हमें इज्जत से रखना है। अगर कोई कर भी रहा है तो उसे हमें मना कर देना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हु इज ए पेरेंट, जो भी पेरेंट है या गार्जियन है, के में देखिए फ्रेंड्स 51A के में जो भी पेरेंट्स और गार्जियन है तो उसका ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चा जिसका एज 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है तो उसको जो है उसको शिक्षित करे, मतलब उसको स्कूल भेजे, ये उसका परम कर्तव्य बनता है।
तो ये हमारा फंडामेंटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था जिसको हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एटीनथ में क्या है, इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस्टेब्लिश्ड। किस साल जो है मतलब चाइल्ड का प्रोटेक्शन के लिए राइट जो है इस्टेब्लिश किया गया, ये 2007, मतलब 2007 इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे 19th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, ये हैदराबाद है। तो हैदराबाद में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक गुरु सोवाना नारायण रिसीव्ड द डैश इन 1992। इसको 1992 में सोवाना नारायण को कौन सा अवार्ड मिला, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, कथक जो डांस है ये किस स्टेट का है, तो ये जो है नॉर्थ इंडिया का है। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा स्टेट आ गया, यूपी आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, ये सब आ गया। तो सोवाना नारायण जो है फ्रेंड्स ये किस स्टेट से ये बिलोंग करता है, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, सोवाना नारायण किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये वेस्ट बंगाल से करता है। अब हम डिस्कस करेंगे 21st क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हम सस्पेंड मतलब हटा नहीं सकते हैं जब कंट्री में इमरजेंसी लागू हो जाता है। तो ऐसा है फ्रेंड्स आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये दो आर्टिकल, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है इसको हम नहीं हटा सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स हम फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स को याद रखने का ट्रिक है, फंडामेंटल राइट्स FR, इसके लिए हमको याद रखना है EFERCR, ये फ्रेंड हमको याद रखना है। ई मतलब हो गया इक्वालिटी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वालिटी किस आर्टिकल में है, 14 to 18। नेक्स्ट हमारा है F फॉर फ्रीडम हमारा किस आर्टिकल में है, 19 से 22 तक। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हमारा किस आर्टिकल में है, ये एक्सप्लॉयटेशन हमारा जो है 23 से लेके 25 तक है, 23 से लेके 25 तक है। उसके बाद आता है EFE, उसके बाद क्या आता है हमारा R आता है, EFE के बाद R आता है। R मतलब क्या होता है, रिलीजन होता है। रिलीजन को हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, रिलीजन किस आर्टिकल में आता है, 25 से लेकर 28 आ गया। ये R तक हम पहुँच गए। अब C पे आते हैं। C मतलब क्या होता है, कल्चरल को हम ऊपर लिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखते हैं कल्चरल, ये किस आर्टिकल में आता है, कल्चरल जो है ये आर्टिकल 29 और 30 के बीच आता है। उसके बाद आता है रेमेडीज, ये किस आर्टिकल में आता है, ये 32 से लेके 35 तक। तो फ्रेंड्स हम देख लिए EFERCR से हम टोटल फंडामेंटल राइट्स को कैसे याद कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो आर्टिकल है 20 और 21,
ये आता है फ्रीडम के कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि फ्रीडम में हमारा क्या है, 19 से 32 है, 19 से 32 है, तो ये फ्रीडम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offenses। इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्ट करना है। इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि कोई एक व्यक्ति को कोई एक क्राइम के लिए हम एक बार ही सज़ा दे सकते हैं, और उस व्यक्ति को सेम क्राइम के लिए हम 2-3 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर कोई चोर एक मोबाइल फ़ोन चुराता है, अगर उसका सज़ा का टाइम है 3 महीना, एक मोबाइल फ़ोन चोरी के लिए 3 महीना, 3 मंथ्स टाइम है। अगर वो 2 मोबाइल फ़ोन चोरी करेगा तो उसको हम 6 महीना नहीं रखेंगे। तो एक मोबाइल फ़ोन चुराए या 2 मोबाइल फ़ोन चुराए या 3 मोबाइल फ़ोन चुराए, तो चोरी करने का जुल्म है, जो सज़ा है वो 3 महीना है। तो एक मोबाइल फ़ोन चोरी करे या 3 मोबाइल फ़ोन चोरी करे तो उसको हम 3 महीना ही सज़ा दे सकते हैं। नेक्स्ट ये है, कोई व्यक्ति को हम खुद से सज़ा नहीं दे सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया है तो उसको हम खुद सज़ा नहीं देंगे, उसको सज़ा कौन देगा? उसको सज़ा कोर्ट देगा। कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो वो जो है एविडेंस कलेक्ट करेगा। अगर एविडेंस कलेक्ट करने पर अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको सज़ा कोर्ट देगा। तो कोई भी पर्सन किस व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकता है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 21। जैसा कि फ्रेंड्स एक ये भी बात है, कोई एक मर्डर करेगा या 2 मर्डर करेगा तो दोनों केस में उसको समान सज़ा मिलेगा, एक ही सज़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 20 साल जेल है तो एक मर्डर करे तो भी 20 साल जेल, 2 मर्डर करे तो भी 20 साल जेल। ऐसा नहीं है कि एक मर्डर करेगा तो 20 साल, 2 करेगा तो 40 और 3 मर्डर किया तो उसको 60 साल। इस टाइप का नहीं है फ्रेंड्स। एक मर्डर करे या 3 मर्डर करे उसको 20 साल का ही सज़ा मिलेगा। और फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति जो है अपना बचाव के लिए वो जो है गवाही प्रस्तुत कर सकता है। आर्टिकल 20 ये भी कहता है पुलिस जो है अपने मन से किसी व्यक्ति को बिना एविडेंस के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर कर भी लिया तो पुलिस को जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने ये बताना होगा कि उसने उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है, किस वजह से किया है, और एविडेंस भी उसको मतलब कोर्ट में उसको पुलिस को देना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। तो ये था फ्रेंड्स आर्टिकल 21। और नेक्स्ट है हमारा, ये आर्टिकल 20 था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 को हम इसको हम कहते हैं राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको राइट टू लाइफ हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं। राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार, और हमारा जीवन को प्रोटेक्ट करना ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पर्सनल लिबर्टी,
तो हम लोग खुद आज़ादी के साथ हम लोग रह सकते हैं, और हम लोग का जीवन जो भी जो है प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसमें ये भी आता है फ्रेंड्स कि एजुकेशन के बिना क्या है फ्रेंड्स, हमारा लाइफ नहीं है, हमारा लाइफ जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। एजुकेशन को भी बाद में फ्रेंड्स इस आर्टिकल 21 में बाद में इंक्लूड किया गया। किस नाम से? आर्टिकल 21A के नाम से, क्योंकि एजुकेशन के बिना जो है हमारा लाइफ नहीं है। तो इस कारण से आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन शामिल किया गया, राइट टू एजुकेशन, जिसके थ्रू 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को जो है एजुकेट किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जितना भी इन्वायरमेंट है सबको प्रोटेक्ट करना है, ऑक्सीजन सबको ऑक्सीजन का जो है इन्वायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 950 to 1050 AD इन द सेंट्रल इंडिया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं खजुराहो जो है टेम्पल ये है कहाँ। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में का ये टेम्पल है। तो कौन सा डायनेस्टी इसको बनाया था 950 से 1050 के बीच में, इस डायनेस्टी का नाम बताना है। इस डायनेस्टी का नाम है चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी किस स्टेट में था? ये मध्य प्रदेश स्टेट में ही था। तो चंदेला डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? फर्स्ट रूलर इसका था नानुक। नानुक का स्पेलिंग क्या होता है? NANNUK। और इसका लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर था इसको परमाल। किसका? तो चंदेल डायनेस्टी का लास्ट रूलर परमाल। और चंदेल डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आ जाता है? चंदेल डायनेस्टी के बाद आ जाता है हमारा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को कौन स्थापित किया? इसको किया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत में आता है स्लेव डायनेस्टी। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम दिल्ली सल्तनत पे एक नज़र डाल लेते हैं ट्रिक के साथ। तो दिल्ली सल्तनत जो है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत को याद रखने का ट्रिक, सख्त सा लोंडा, SKT, सख्त सा लोंडा। इससे फ्रेंड्स हम दिल्ली सल्तनत का जो भी है डायनेस्टी उसको हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो S4 आएगा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी हुआ। K4 खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। T4 आएगा तुगलक डायनेस्टी। शाह मतलब सैयद डायनेस्टी। उसके बाद लास्ट में लोंडा मतलब लोधी डायनेस्टी। तो ये फ्रेंड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहले स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद आया, उसके बाद लोधी आया। लोधी के बाद तो हम जानते हैं मुग़ल आ गया। इब्राहिम लोधी को हरा करके यहाँ क्या आ गया? मुग़ल आ गया। तो दिल्ली सल्तनत को याद रखने का ये एक ट्रिक है। तो सख्त सा लोंडा। तो फ्रेंड्स अब इसका पहला रूलर भी याद रखने का फ्रेंड्स ट्रिक है दिल्ली सल्तनत का। ये क्या है? ये इस ट्रिक का नाम है कुत्ता, क्या था? कुत्ता खिजलो। कुत्ता जल गया खिजलो, कुत्ता जल गया खिजलो। तो इसको हम लिखते हैं, कहाँ लिखे हैं? इसको हटा देते हैं। कुत्ता जल गया खिजलो। कुत्ता मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कुत्ता मतलब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक।
किसका था? स्लेव डायनेस्टी का था। ऐबक। उसके बाद क्या था? सख्त, के फॉर खिलजी। खिलजी के लिए जलालुद्दीन। जल मतलब जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी। सख्त शाह। टी आया, टी मतलब तुगलक। तुगलक को कौन था पहला रूलर? तुगलक का था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन लिख दिए फ्रेंड्स, तुगलक समझ लेना है। उसके बाद है सख्त शाह। शाह मतलब है सैयद। सैयद डायनेस्टी का क्या था? सैयद डायनेस्टी के लिए क्या आया? यहाँ पे खीज आया है। खीज मतलब खिजर खान। खीज मतलब क्या होगा? खिजर खान। खिजर खान। और लो मतलब सख्त सा लोंडा। लोंडा मतलब क्या हुआ? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के लिए क्या आया था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ये था ट्रिक दिल्ली सल्तनत को याद रखने का। अब हम डिस्कस करेंगे 23rd क्वेश्चन को। 23rd क्वेश्चन में क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द इनॉग्रल FIVB वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड कप। तो कौन सा जो है यहाँ पे FIVB का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। FIVB इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। तो ये जो है कौन होस्ट किया था ये हमको बताना है। ये पोलैंड किया था 1965 में। पोलैंड का कैपिटल कहाँ है? पोलैंड का कैपिटल है वार्सो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिकोलॉजी डैश इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द एज ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसको क्या बोलते हैं? जिसमें बायोमास पर यूनिट एरिया को एज ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम करते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं, तो इसको कहते हैं बायोमास प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स सिग्निफाई द कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स अकॉर्डिंग टू कोएपेन। तो यहाँ पे क्या है? ड्राई विंटर है। ड्राई से डी आया, विंटर से डब्ल्यू आया, तो DW ही ये हो जाएगा साइन। तो DW ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।